अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम मैस व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। कल मैंने तफसीली मरीम नवाज़ की जो मुतफ़रक दरख्वास्त है, जिसका कोई सियाक़ो सबाक नहीं है, कोशिश है इदारों को मिलाइन करने के हवाले से। अब मैं कड़ियों से कड़ियाँ मिलाने लगा हूँ कि ये सारी बातें तो कोई नई चीज़ आपने देखी आई है इसके अंदर। सबसे पहला सवाल रखना लगा हूँ आप लोगों के लिए मैं, कोई नई चीज़ देखी है इसमें आप लोगों ने? बिल्कुल कोई नई चीज़ आई है? अगर जस्टिस रिटायर्ड शौकत सिद्दीकी, कारकुन, रुकन, सपोर्टर, वर्कर, जो कोई भी है मुस्लिम लीग नून का, तो ये तो सारी चीज़ें वो पहले रिकॉर्ड पे मौजूद थी। किसी ने रोका था आज से पहले लाना? दूसरी जो बातें कह रहे हैं कि जिसके बारे में जिस तरह की बातें कही हैं वो सारी अगर ये करना चाहें तो आप वन कैन ईजीली अंडरस्टैंड कि ये तो सारी बातें तो पहले की है, नई चीज़ क्या है। आज आपके सामने रख रहा हूँ कि कड़ियों से कड़ियाँ मिलाने लगा हूँ। नवाज शरीफ का हमदुल्ला से मिलना, अफ़गानिस्तान के अमर साल है, क्या बकवास की हरामज़ादे ने, और उसको ये सर पे चढ़ा के बैठे हुए हैं। और टाइमिंग देखें, अफ़गानिस्तान के अंदर हालात किधर चल रहे हैं और पाकिस्तान का एक रोल है। तो इस वक्त इस तरह की गुफ्तगू करके पाकिस्तानी इदारों के ऊपर फ़ायदा किसको देना? मुल्क दुश्मनों को देना है ना। इंडिया के नरेटिव को बिल्ड करना ना, कि जिनकी टांगें कांपती हैं। और एक छोटी सी मिसाल आई ना सामने, मुस्लिम लीग नून के अंदर ही, और वही लोग उन्होंने डराने धमकाने के लिए कि ये नैरेटिव चलाओ, ज़ुबैर की आई, ज़ुबैर को हीरो बना के आप ले आए, चैनल्स के साथ मिलकर, जिनके साथ मिलकर भी आप ले आए, और जो इस तरह की और चीज़ें भी मौजूद होंगी, एविडेंसेस, कि तुमने ये नैरेटिव लो, बताए ना। मैं फिर एक सवाल रख रहा हूँ, दूसरा सवाल रख रहा हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ, क्या इसमें नई चीज़ है? क्या नई चीज़ है जो बता दें? और जिस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल की है, तौहीन अदालत बनती है। अब देखते हैं हमारी अदालतें इस पर तौहीन अदालत की कार्रवाई करती हैं या नहीं करती। और जितनी गुफ्तगू चलाई है टीवी चैनल से, क्या ये पैमरा इजाज़त देता है इस बात की? ये चलनी चाहिए, ये चलनी चाहिए, क्या इजाज़त होनी चाहिए सारे काम को? आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं, बिल्कुल नहीं। और मैंने आगे चलने से कबल मैं फिर आज दोहराऊंगा, यही मरियम नवाज़ थी जो 2011 में सना बुच्चा के प्रोग्राम में क्या कहती थी, मेरी सेंट्रल लंदन क्या पूरे पाकिस्तान में जायदाद नहीं। फिर इसी का भाई हसन नवाज़ जो है वो एतमाद, हाँ हमारी यहाँ जायदादें एवन फील्ड के अंदर, पाक लेन के अंदर, और मरियम नवाज़ जो हैं उनकी बेनिफिशियल ओनर है, ट्रस्ट के तहत हैं। ज़रा दोबारा वो सुनिएगा ताकि आपकी यादाश्त मजबूत रहे। मेरी सेंट्रल लंदन में प्रॉपर्टीज तो दूर की बात है, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मैं अपने वालिद के साथ रहती हूँ, और मुझे समझ नहीं आई कि मेरी और मेरी वालदा की और बहन भाइयों की प्रॉपर्टीज ये कहाँ से निकाल के ले आए हैं। ये अगर इस बात को प्रूफ करते हैं तो मैं आप जो भी मैं मानने को तैयार हूँ कि ठीक है कि ये जो बिल्कुल कह रहे हैं सही कह रहे हैं, लेकिन इनकी मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह पाक लेन के ऊपर जो अपार्टमेंट्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हैं, और वो एक ट्रस्ट के तहत हैं, और उनको होल्ड करनी है इस वक्त मरियम नवाज शरीफ मेरी हमशीरा जो है। अच्छा, इसके बाद अब मैं आपको वो चला रहा हूँ जो नवाज शरीफ ने पार्लियामेंट में बैठ कर दिया था आप लोगों के सामने। जनाब स्पीकर, दुबई और जद्दा की फैक्ट्रियों के हवाले से तमाम रिकॉर्ड और दस्तावेज मौजूद हैं। हजूर, ये हैं वो जराए और वसाइल जिनसे लंदन के फ्लैट्स खरीदे गए। जनाब स्पीकर, अच्छा आपने सुन ली, और आपको याद होगा नीलसन, नेस्कॉम, ये वो कंपनियां थी, ऑफशोर कंपनियां। अगर ये कानूनी थी, ये सारा कुछ कानूनी था, तो इन्होंने पाकिस्तान में डिक्लेयर क्यों नहीं किया? मैं बड़ी मज़ेदार आपके सामने चीज़ रखने लगा हूँ, और ये आप लोगों के सामने बतानी बड़ी ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है आपके सामने, ताकि आप लोगों को पता चल सके इन चीज़ों का। और वो मैं बड़ी, और ये किसी ने बात नहीं करनी है, किसी टीवी चैनल ने बात नहीं करनी है,
ये मैं इसलिए पूरी की पूरी जजमेंट बैकग्राउंड पे चलाऊंगा। 2016 PTD 296 बिफोर जस्टिस आबरजी शेख एंड जस्टिस शाहिद करीम, मियाँ मोहम्मद शरीफ इनके वालिद साहब वर्सेस इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल, PTR नंबर 17 ऑफ 1996, हर्ड ऑन 6 जुलाई 2015। ये बड़ी मज़ेदार बात है। अच्छा, आपके सामने और एक पेज में इनमें से ये चल रही होगी ना, एक पेज में हाईलाइट करके लहदा चलाऊँगा आपके साथ, या इसी में वो चीज़ हाईलाइट करके मैं चला देता हूँ। वो 5वां पैरा है और याद रखिएगा 1998-89 1988 और 1999 जो मियाँ शरीफ साहब है ना, उन्होंने आमदन डिक्लेयर की, जो कह रहे हैं बड़े अरबपति खरबपति थे ना, ज़रा सुनिएगा, ये सबूत है, अनमिट सबूत है। 9,36,311 रुपये और ये फौत हो गए थे जब ये सुनी गई 2015 के अंदर, और उसमें सैलरी थी 1,83,600 की, शेयर था 638 रुपये का, और डिविडेंड था 9,55,000 का, और एग्रीकल्चर इनकम थी 40,000 रुपया, 40,000 रुपया सिर्फ। और ये जो अब यहाँ ये भी मैं बताता चलूँ, ये सबूत है कि जैसे सरीना ईसा की मिसेज जो है काजी ईसा की मिसेज सरीना ईसा कहती थी एग्रीकल्चर इनकम नहीं, एग्रीकल्चर इनकम थी तो ये इनकम टैक्स में डिक्लेयर होती थी। ये सबूत है, आज बैकग्राउंड पे वो चल रहा होगा आपके सामने। इसके अंदर इसकी असेसमेंट की 1989 के अंदर, तो इसमें कुछ 56 लाख की एडिशन कर दी गई। PTR के पास मामला गया और ये हाई कोर्ट ने आकर जो है ना वो सारा कुछ रिवर्स कर दिया और 9,36,311 रुपये आमदन। ये हैं, पहले ज़रा इसलिए बता दूं, ये हैं अरबपति, ये हैं खरबपति लोग, ये है इनकी औकात, और कौम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। क्यों बेवकूफ़ बन रहे हैं हम लोग? इनके हाथों पे, जिनका एजेंडा जो है वो रॉ को फेवर देना है, NDS को फेवर देना था, MI5 MI6 या CIA को फेवर देना था। यानी ये जो बातें हैं, और आज मैं और भी तहकीक और आपके सामने रखता हूँ। जब ये पनामा लीक्स आया, पनामा लीक्स मैंने आपके सामने रखा कि नवाज शरीफ ने किसी के ख़िलाफ़ इंक्वायरी नहीं की। मैंने नैब में दरख्वास्तें दी, यहाँ लाहौर हाई कोर्ट में इंक्वायरी की बात की, मैंने बात की, असद खल जो सीनियर जर्नलिस्ट है उसने दरख्वास्तें दी, और यहाँ पर फुल बेंच बन गया था। मामला तो बाद में गया वहाँ पिटीशन के हवाले से, यहाँ पर ये सारी तो इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन नैब का हम लेकर गए थे, लेकिन नवाज शरीफ ने कुछ नहीं किया, गिरेबानों पे झांके। अच्छा, अभी ये मामला वहाँ सुप्रीम कोर्ट में गया, 126 दिन समाअत हुई, 126 दिन वहाँ सबूत मांगते रहे। अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या सबूत मांगते रहे। कोई सबूत था इनके पास? 126 दिनों के अंदर नहीं था सबूत। और उसमें क्या निकला कि अकामा आप अपने बेटे की तनख्वाह से लेते थे पर डिक्लेयर नहीं किया, आपने नहीं डिक्लेयर की। जब डिक्लेयर नहीं करते तो मिस डिक्लेरेशन है 62(1)(f) और ये लगता है और आप डिस्क्वालीफाई हो। ये अनोखी आपकी जजमेंट नहीं, इससे पहले भी जजमेंट आ चुकी। और ये मामला जो है ना असूली तौर पर डिसीजन आ गया स्प्लिट, आपका पता है। खोसा साहब ने और जस्टिस गुलजार साहब ने, जब मौजूदा चीफ जस्टिस, उन्होंने कहा कि नहीं, डिस्क्वालिफिकेशन की हद तक जो है ना, और लेकिन 3 मेंबर बेंच ने कहा नहीं, इसकी बनेगी GIT। 5 मेंबर बेंच था, वो मामला गया GIT के पास। अब ज़रा सुनिएगा, GIT ने तकरीबन मेरा ख्याल है 60 दिन या इससे ज़्यादा दिन तहकीक की पूरी, इनको बुलाते रहे। अगर इनके पास सबूत थे, यानी आज इदारों पे आप इल्ज़ाम लगाएं, ज़रा गिरबान तो जाके चैलेंज कबूल करें। कोई सबूत थे, सबूत पेश किए। ये जो कह रहे हैं मौका नहीं दिया, सारा कुछ ऐसे ही हो गया, बिल्कुल सबूत नहीं दिए आपने, सबूत नहीं दिए। सबूत थे होते देते ना, वो आपका खतरी खाता आ गया, कैलिबरी फाउंड आ गया, ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड की बातें। GIT ने तहकीक की, लेकिन कुछ नहीं था आपके पास, कुछ नहीं था आपके पास, और वो सारा मामला आपके सामने आ गया। ये भी याद रखिएगा। फिर GIT ने जब मुकम्मल कर लिया तो मामला आया, फिर आया GIT की तहकीक करके मामला आया फिर कोर्ट के पास। पहले आपने कहा नहीं जी 5 जज बैठेंगे, 5 जज बैठे। 5 जज ने इस बात को सामने रखते हुए कि उस बारे में मिस डिक्लेरेशन आ गई, डिस्क्वालिफिकेशन हो गया, और मामला भिजवा दिया नैब को इस मामले के लिए। नैब ने इसकी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन करनी थी।
और GIT में पेश नहीं हुए, मामला फिर आ गया नैब के पास। नैब ने इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन, वो तस्वीरें लीक की ना, वो हसन की तस्वीरें जनाब, वो तस्वीरें क्यों लीक कर दी हैं? भागते फिरे थे, सबूत नहीं थे। फिर नैब ने इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन की इसकी पूरी, तब आप नहीं आए। आपने तो कोऑपरेट ही नहीं किया। आपने कोई डॉक्यूमेंट था फ्राहम करते ना आप, डॉक्यूमेंट तो था ही नहीं आपके पास, और डॉक्यूमेंट आपने जानबूझ के फ्राहम नहीं किया। और फिर रेफरेंस फाइल हुआ। फिर क्या हुआ? रेफरेंस फाइल हुआ। रेफरेंस 2 फाइल हुए। एवन फील्ड में टाइमिंग रखी गई 60 दिनों के अंदर करना है। अभी आप सबूत आपके सामने, राणा सनाउल्लाह ने 2 साल में फर्द जुर्म आयद नहीं होने दी, बाकी में फर्द जुर्म आयद नहीं होने, आप डिले करते रहते हैं। ये सारी रिकॉर्ड की बातें हैं। और इल्ज़ाम लगाती हैं कि जनाब बड़ी प्लानिंग के साथ। कौन सी प्लानिंग है? खाली ज़ुबानी कमानी प्लानिंग है? किसी अदालत में गए हैं आप इस बात तक? आपका काम, जो बातें जितनी थी खारिज हुई, नज़रसानी आपने दायर की, नज़रसानी आपकी खारिज हुई। ये रिकॉर्ड की बातें हैं, ये रिकॉर्ड की बातें हैं, और फाइनलिटी होगी। अब आपको कुछ नहीं रह गया। नैब ने रेफरेंसेस दायर किए, रेफरेंस में आपको फिर मौका मिला, फिर नैब की अदालतों में मौका मिला, शहादतों का मौका मिला। वो सबूत होता तो शहादतें देते ना आप, सबूत था नहीं आपके पास। फिर एवन फील्ड के अंदर सजाएं हुई हैं आपको 10 साल। वो जजमेंट का उतना पोर्शन बैकग्राउंड पे मैं चला रहा हूँ, पहले नहीं मैं चलाया, मैं अब दोबारा चला रहा हूँ। जजमेंट सारी मैं, सारा सबूत के साथ मैं चला रहा हूँ, और मैं चैलेंज दे रहा हूँ IMI का लाल जो है, आकर इसको रिवर्ट करे, रिफ्यूट करे, इनको कानूनी बात करे, आप इधर उधर की बातें ना कर। और अल अजीजिया डिले करने की कोशिश की, सागडर भाग गया, हसन हुसैन भाग गए, ये रिकॉर्ड की बातें हैं। आए कोई सबूत है आपके पास? ना हसन हुसैन की रिटर्न है, ना मरियम की, ये सारी रिकॉर्ड की चीज़ें। फिर उसके अंदर जो सज़ा हुई वो भी रिकॉर्ड की। कौन से इदारों की बात कर रही हैं आप भागने की कोशिश कर रहे हैं। आपको याद होना चाहिए, मेरिट पे ये जब जमानत लगी, मेरिट पे जब ये जमानत लगी अल अजीजिया की, आप लोगों ने वापस ले ली मेरिट पे जमानत, मेरिट पे जमानत वापस। अगर मेरिट पे बनती तो जमानत कराते आप वहां पर। फिर वो ड्रामा किया मेडिकल ग्राउंड के ऊपर, वो भी आपके सामने, मैं उसमें ज़्यादा तफसील नहीं जाना चाहूँगा। मेरा काम था आज उनको लॉजिकली रिफ्यूट करना, उन सारी एलिगेशन रिफ्यूट कर दी। और ये चैलेंज है इनके लिए, बार बार कह रहा हूँ मैं, कुछ नहीं है इनके पास कहने के लिए। ये जो इदारों को मिलाइन करना है, ये इंडिया का एजेंडा चल रहा है। और जिस वक्त का जिक्र कर रहे हैं जनरल फैज़ हमीद, उस वक्त तो DGI नहीं थे, और वो रिश्तेदार थे अपना मुनीर साहब के, नाम लेने की ज़रूरत नहीं चाहिए, मुनीर जो उनके समधी हैं वो थे DGI। और छोड़ें इस बातों को, मैं इनमें भी नहीं चलता। अब आगे जो मामला है, जनरल फैज़ ने जो कि परफॉर्मेंस बड़ी ज़बरदस्त की ISI के कॉन्टेक्स्ट में, तो उनको इंडिया के नैरेटिव को लेकर ये जान के ये मामला चला रहे हैं। और मामला कोर कमांडर पेशावर आ गए हैं आपके सामने, और आने वाले दिनों में वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की दौड़ में शामिल है। उनका राइट है, बनते हैं या नहीं बनते वो एक अलग इशू है, लेकिन उनका राइट है। इंडिया नहीं चाहता, वो बैरूनी फोर्सेज नहीं चाहती कि किसी तरह से ये जो इतनी बड़ी जंग, इतना बड़ा जो ये जो रिजल्ट मिला है उसको ख़त्म किया जा सके, और छुपने की कोशिश करते हैं। आए मेरिट पे बहस करें। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने एतराज़ तो दूर कर दिया है एप्लीकेशन के ऊपर, ये नॉन मेंटेनेबल है, तारीख नहीं होगी, इससे पहले इस तरह की कोई दरखास्त नहीं ली जा सकती, अपील स्टेज पे नहीं ली जा सकती। बहरहाल मैं इस पर फिर तफसीली बात करूँगा, अभी मैं इजाज़त चाहूँगा। और आपको पता है DGI नई नदीम साहब आ गए, जनरल फैज़ हमीद साहब जो हैं वो कोर कमांडर पेशावर आ गए हैं। तफसीलात सब ने सुननी है, मैं इसमें रिपीट नहीं करना चाहता। इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।